नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शलभ तिवारी और आप देख रहे हैं लीगल एजुकेशन बाय एडवोकेट शलभ तिवारी। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो विषय है अपराध यानी कि क्राइम। तो अपराध क्या है, इसके तत्व क्या होते हैं और एक्चुअली अपराध कहते किसे हैं, ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। तो इसके इतिहास की पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा सा अपनी दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि अपराध शब्द आया कहाँ से। देखिए, प्रारंभ में मनुष्य जंगली एवं बर्बर था, परंतु जैसे जैसे वह सामाजिक होता गया वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से संपत्ति के प्रति मोह भी बढ़ता गया। इसी मोह ने विवाद एवं लड़ाई झगड़ों को जन्म दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना चाहता है। वह उससे उसमें किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। इसी प्रकार प्रत्येक सामाजिक मनुष्य का यह सामाजिक कर्तव्य होता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक या प्रतिष्ठा संबंधी कार्यकलापों पर अनुचित हस्तक्षेप ना करे, यानी कोई इंटरफेरेंस ना करें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार कर्तव्य भंग करता है तो उसे हम अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि मेन पॉइंट है कि प्रत्येक सामाजिक मनुष्य का यह सामाजिक कर्तव्य होता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक यानी कि फिजिकली यानी कि उसके शरीर को, मानसिक यानी मेंटली उसके दिमाग को, सांपत्तिक यानी कि उसके प्रॉपर्टी को, उसकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको, या प्रतिष्ठा संबंधी कार्यकलापों पर अनुचित हस्तक्षेप ना करे। एक होता है उचित, एक होता है अनुचित। तो उचित हस्तक्षेप का अर्थ ये हम ले सकते हैं कि आप किसी की प्रतिष्ठा में उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलें, या किसी की शारीरिक रूप से मदद करें, या मानसिक रूप से किसी को सपोर्ट दें या सहारा दें, या उसकी संपत्ति से संबंधित किसी भी रूप से उसको उसकी मदद करें। तो ये सब चीज़ें तो उचित हो गई। लेकिन अनुचित हस्तक्षेप अगर किया, अनुचित हस्तक्षेप मतलब शारीरिक रूप से किसी को कष्ट दिया, मारा पीटा, मानसिक रूप से किसी को कष्ट दिया, मारा पीटा, या किसी की संपत्ति का हरण कर लिया, या किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, पद प्रतिष्ठा को, तो ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी कर्तव्य जो भी है वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। यदि कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अब अपराधों के प्रकार भी कई तरह के हैं और दंड के प्रकार भी कई हैं। जैसे दंड के प्रकारों में मृत्यु दंड, जो कि सर्वाधिक सबसे बड़ा दंड माना जाता है। उसके बाद कारावास यानी कि जेल में डाल देना, एकांत कारावास यानी कि इसको हम उर्दू में नज़रबंद भी कहते हैं। संपत्ति का जब्त किया जाना यानी कि किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना सरकार द्वारा। अर्थदंड यानी कि किसी के ऊपर जुर्माना लगाना पैसे से। इस तरह के दंड प्राय देखने को हमें मिलते हैं जो कि अपराध के लिए दिए जाते हैं। अब अपराध के मुख्य तत्व क्या हैं, इन पर हम प्रकाश डालेंगे। अपराध के मुख्य तत्व जो होते हैं, किसी भी कार्य को अपराध की श्रेणी में आने के लिए कुछ आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होती है, जिन्हें हम अपराध के तत्व कहते हैं। यानी कि अपराध कोई भी घटना को अपराध बनाने के लिए या अपराध कहने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जिनके होने पर ही हम अपराध उसे घोषित कर सकते हैं। अब अपराध के तत्व क्या हैं? आंग्ल विधि के अधीन कुछ ऐसे विधिक आवश्यकताएं हेतु जिन्हें प्रत्येक अपराध में समाविष्ट होना आवश्यक होता है, परंतु भारतीय विधि में अपराध के ऐसे तत्वों का अलग से कहीं उल्लेख नहीं किया गया। हमारे यहाँ प्राय प्रत्येक अपराध के आवश्यक तत्वों का उल्लेख अपराध की परिभाषा में ही कर दिया जाता है। तो जब भी आप लॉ ऑफ क्राइम्स यानी कि अपराध के बारे में पढ़ेंगे या आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अपराध के तत्व को उसकी परिभाषा में ही उल्लेखित कर दिया जाता है। परंतु फिर भी हम अपराध के आवश्यक तत्वों को निम्न रूप से स्वीकार करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है
कार्य अथवा कार्यलोप। कार्य अथवा कार्यलोप का अर्थ ये हुआ कि अपराध के घटित होने के लिए प्रथम आवश्यक तत्व है कि कोई विधि द्वारा वर्जित कार्य किया गया हो अथवा विधि द्वारा अपेक्षित किसी कार्य का लोप किया गया हो। लोप अर्थात ओमिशन, यानी कि जहां पे जो चीज चाहिए थी वो नहीं की गई तो वो भी एक अपराध होगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कारागार में कोई कैदी बंद है और उसके खाने पीने की व्यवस्था कारागार पर है, लेकिन यदि उनके जो रक्षक हैं उसको खाना नहीं देते और उसको भूखा मरने देते हैं और वो मर जाता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो ये हत्या होगी और वो रक्षक हत्या करने के लिए दायित्वहीन माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे कार्य लोप हुआ और अपराध गठित हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे, सक्षमता। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व अपराधी व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अब विधिक रूप से सक्षम होने का क्या अर्थ है? संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को पूर्ण रूप से अपराध कारित करने के लिए अक्षम माना गया है। यानी कि जिस भी बच्चे की आयु 7 साल से कम है उसको कोई भी अपराध करने के लिए कानून सक्षम नहीं मानता। इसी प्रकार संहिता के चौथे अध्याय, संहिता यहाँ हम भारतीय दंड संहिता की बात कर रहे हैं, संहिता के चौथे अध्याय में ऐसे कई अपवादों का उल्लेख किया गया है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जैसे विकृत या मतत व्यक्ति मतलब पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, सद्भावना के लिए किया गया कार्य। सद्भावना के लिए यदि कोई अपराध कारित होता है तो उसको भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता, वो इसको सक्षमता नहीं मानी जाती अपराध कारित होने की। तथा मूल तथा भूल के अधीन किया गया कार्य इत्यादि। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो एक्सेप्शंस हैं उनके अलावा अपराध में सक्षमता होनी चाहिए, यानी कि मनुष्य चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए और कार्य सद्भावना से नहीं किया गया होना चाहिए, किसी भूल के अधीन नहीं किया गया होना चाहिए। अगर ये सारे तत्व उसमें पाए जा रहे हैं तो यह एक अपराध होगा। जानकारी अथवा स्वेच्छा, इसमें जानकारी अथवा स्वेच्छा भी अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है यदि ऐसा सिद्ध किया जाना उस अपराध के लिए आवश्यक हो। अब चौथा पॉइंट जो आता है दुराशय, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुराशय, आपराधिक मना दोष अथवा दुराशय को एक महत्वपूर्ण आपराधिक के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। दुराशय के बिना कोई भी कार्य अपराध नहीं बनता। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, यानी कि इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कोई भी अपराध होने के लिए। भारतीय विधि में चूंकि प्रत्येक अपराध के साथ ही उसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कर दिया गया है, अतः दुराशय को पृथक से एक तत्व के रूप में निरूपित नहीं किया गया है। इसे विभिन्न अपराधों की परिभाषाओं में स्वेच्छा, साशय, कपटपूर्ण, बेईमानी से आदि शब्दों के रूप में प्रयोग या समाविष्ट किया गया है। मानव, अब एक अपराध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है मानव। अपराध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि कोई कार्य या लोप किसी मानव ने किया हो। प्रारंभ में पशुओं को भी अपराध कारित करने के लिए दंड या मृत्यु दंड दिया जाता था, परंतु वर्तमान में यदि किसी पशु द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उसके लिए भी उसके मालिक को ही उत्तरदायी माना जाता है। तो अपराध के बारे में हमने आज जाना कि अपराध होता क्या है, अपराध के तत्व क्या क्या हैं और अपराध के लिए दंड कौन कौन से हैं। देखिए, अगर दोस्तों आपको और भी कुछ जानना हो इस बारे में, इस विषय में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। या आप जिन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरी से पूरी जानकारी दूं। और आशा है कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं और जल्द ही हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।